जहां एक तरफ आरव के जहन में बार बार वही तकलीफदेह मंजर गूंज रहा है जब ताई माँ ने पूरे घरवालों और मोहल्ले के सामने उसकी बेकसूर बहन ईशा की इज्जत को तार तार कर दिया था, वहीं अब आरव ने ठान ली है कि वो इस झूठ की परतों में दबे असली सच को सबके सामने लाकर रहेगा। आरव सीधे माता की चौकी वाले दिन की सीसीटीवी फुटेज खोलता है और जैसे ही वो वीडियो चलता है उसकी सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि उसमें साफ नजर आता है कि आरती के वक्त मोनिका भाभी बड़ी होशियारी से हीरो की चुनरी वाली पेटी उठाती है, उसे अपने पल्लू में छुपाती है और इधर उधर नजरें दौड़ाकर चुपचाप अपने कमरे की तरफ खिसक जाती है। ये सब देखकर आरव के चेहरे पर गुस्सा साफ झलकने लगता है। वो फौरन काव्या को बुलाता है और उसे भी वीडियो दिखाता है। काव्या ये देखकर बिल्कुल सन्न रह जाती है और दोनों को यकीन हो जाता है कि ईशा के साथ कितना बड़ा जुर्म हुआ है। इसके बाद आरव बिना पल गवाए पूरे परिवार को हॉल में जमा करता है। उसकी आंखों में आग धधक रही होती है और आवाज में तल्खी। वो सूरज और ताई माँ की तरफ देखकर बोलता है कि कल जिस लड़की को आपने चोर का तमगा दिया था, आज उसी का सच सामने आएगा। और जैसे ही वो सीसीटीवी फुटेज सबके सामने चलाता है, पूरा हॉल खामोश हो जाता है। मोनिका का चेहरा फक पड़ जाता है, उसके हाथ थरथराने लगते हैं और वो हकलाते हुए बहाना बनाने की कोशिश करती है कि वो तो बस पेटी साफ कर रही थी। लेकिन इस दफा ताई माँ खुद आगे आती हैं और बिना कुछ सुने मोनिका को करारा थप्पड़ जड़ देती हैं। ये थप्पड़ सिर्फ मोनिका के लिए नहीं, बल्कि उस झूठ और घमंड के लिए होता है जिसने एक बेकसूर लड़की की इज्जत पर कालिख पोती थी। ताई माँ की आंखों में शर्मिंदगी और पछतावा साफ झलकने लगता है। सूरज भी गुस्से में मोनिका पर भड़क उठता है और कहता है कि अगर गलती हो गई थी तो सच कबूल कर लेना चाहिए था। किसी और पर तोहमत लगाकर आपने बहुत बड़ा गुनाह किया है। इसके बाद सूरज की नजरें जमीन पर गड़ जाती हैं और उसे अपनी एक एक बात याद आने लगती है। जब उसने ईशा को गलत समझा था, वो आरव के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है और बोलता है कि उसने एक सच्ची इंसान को पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर दी है। इस तरह हवेली में सच उजागर हो जाता है और ईशा बेकसूर साबित हो जाती है। लेकिन कहानी यही रुकती नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ ईशा की जिंदगी एक नई मुसीबत में जकड़ चुकी है। ईशा आज मंत्री जी के सामने होने वाले बेहद अहम प्रेजेंटेशन के लिए तैयार होती है। उसके हाथ में वो पेनड्राइव होती है जिसमें सूरज की लगन और उसके सपनों का पूरा मुस्तकबिल बंद होता है। लेकिन तभी आकाश गुस्से में कमरे में दाखिल होता है और बिना कुछ सोचे समझे ईशा को जोर से धक्का देकर फर्श पर गिरा देता है। वो कहता है कि आज सूरज की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन उसकी तबाही में बदल जाएगा और तू इस कमरे में बंद रहकर कुछ नहीं कर पाएगी। इसके बाद आकाश दरवाजे पर बाहर से भारी ताला जड़ देता है और वहां से निकल जाता है। ईशा अंदर फंस जाती है। वो बिलखती है, दरवाज़ा पीटती है और मदद के लिए चिल्लाती है। उसे खौफ होता है कि अगर ये पेनड्राइव वक्त रहते सूरज तक नहीं पहुंची तो उसकी बरसों की मेहनत मिट्टी हो जाएगी। तभी उसकी नज़र खिड़की के बाहर खेल रही नन्ही मीशू पर टिकती है और उसे एक उम्मीद की किरण नजर आती है। वो मीशू को पुकारती है और उसे कहती है कि जल्दी से हॉल से उसका मोबाइल लेकर आए। मीशू भोलेपन में भागकर मोबाइल ले आती है और ईशा फौरन बंटी को फ़ोन लगाती है। कांपती आवाज़ में वो उसे पूरी सच्चाई बताती है कि आकाश ने उसे कैद कर दिया है और सूरज तक ये पेनड्राइव पहुंचाना बेहद ज़रूरी है। बंटी पहले सोचता है कि वो अकेले जाकर पेनड्राइव ले आए, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक अहम फैसला आता है। वो सोचता है कि आज सिर्फ पेनड्राइव पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सूरज को हकीकत दिखाना भी ज़रूरी है। इसलिए वो सूरज को संग लेकर आकाश के घर पहुंचता है। वहां जाकर पहले बंटी अकेले खिड़की के पास जाता है। ईशा उसे देखकर चैन की सांस लेती है और जल्दी से पेनड्राइव उसे थमाते हुए कहती है कि ये सूरज को दे देना और कुछ मत बताना। लेकिन तभी बंटी पीछे हटता है और कहता है कि भाभी, मैं अकेला नहीं आया हूँ। और जैसे ही वो किनारे होता है, सूरज सामने आ जाता है। सूरज जैसे ही ईशा को उस हाल में देखता है, बंद कमरे में कैद और बाहर से जड़ा ताला, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके जहन में एक एक कर वो तमाम लम्हे घूमने लगते हैं जब उसने ईशा को गलत समझा था, उसे ताने दिए थे और उसकी नीयत पर उंगली उठाई थी। आज पहली मरतबा उसे एहसास होता है कि ईशा ने